साथियों नमस्कार। एक बार से फिर स्वागत है आपका आज समास के इस वीडियो के अंदर। समास, जैसे आपने संधि को जाना था, संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार है, संधि कहते हैं। संधियां तीन प्रकार की होती हैं मूल रूप से। संधि में पहली है स्वर संधि, फिर है व्यंजन संधि, फिर है विसर्ग संधि। इसी प्रकार शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। संक्षेपीकरण की क्रिया को हम समास कहते हैं। जब हम ज्यादा शब्दों को छोटा करके समस्त पदों में लिख करके उसी सार्थक अर्थ को प्राप्त कर लेते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। जैसे दही में डूबा हुआ बड़ा, ये इतना बड़ा वाक्य था, इसमें अलग अलग पद विग्रह करके लिखे हुए हैं, लेकिन जब हम इसको जोड़कर लिखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं दही बड़ा, तो इसका मतलब दही बड़ा समास है। पत्तों से बनी हुई कुटिया या पत्तों से बनी हुई कुटी, तो हम उसको छोटा करके लिख सकते हैं, समस्त पदों में लिख सकते हैं पर्ण कुटी, तो यहां समास हुआ है। राजकुमार अर्थात राजा का कुमार अर्थात राजा के कुमार की बजाय आप इन शब्दों में का लोप करके राजकुमार कह सकते हैं। इसी प्रकार जन्म से लेकर के, यहां जन्म से लेकर के इसको छोटा करके हम लिख सकते हैं समस्त पदों के अंदर आज जन्म, अर्थात ज्यादा शब्दों को छोटा कर देना, संक्षेप कर देना समास कहलाता है। समास मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, अर्थात ऐसा समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है। नंबर एक वाला समास है तो नंबर एक वाला पद ही प्रधान होगा। नंबर दो वाला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष का मतलब होता है नंबर दो वाला समास, अर्थात यहाँ पर दूसरा पद प्रधान होगा। पहला और दूसरा जो दो पद बने हैं समास के अंदर, उनमें से दूसरे वाला हमेशा तत्पुरुष के अंदर प्रधान होगा। तीसरे वाला है बहुव्रीहि, मतलब ऐसा समास जिसमें पहला और दूसरा पद दोनों ही प्रधान नहीं है, कोई तीसरे वाला ही प्रधान है, इसीलिए मैंने इसको जानबूझकर नंबर 3 पर रखा है। जहां कोई तीसरा ही प्रधान हो उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे 10 हैं आनन जिसके, इसको छोटा करके हमने लिखा है दशानन, अर्थात दशानन का मतलब होता है यहाँ रावण। अगर इसका अर्थ ना ही 10 है ना ही आनन है और तीसरा अर्थ रावण है तो तीसरा अर्थ होने पर बहुव्रीहि समास कहा जाएगा। इस प्रकार से द्वंद्व समास, जब दोनों ही पद प्रधान हो, जैसे माता पिता दोनों ही प्रधान हैं, रात दिन दोनों ही बराबर हैं, इसका मतलब जब दोनों ही पद प्रधान होते हैं तो वहां द्वंद्व समास होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला समास तो पहला पद प्रधान, दूसरा समास तो दूसरा पद प्रधान, तीसरा समास तो तीसरा पद प्रधान, चौथा समास तो दोनों पद प्रधान। ये आपको याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। अब अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिसमें पहला शब्द अव्यय होता है। अव्यय मतलब अविकारी शब्द। अविकारी शब्द मतलब ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो ऐसे ही बने रहते हैं, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी या अव्यय। और अविकारी और अव्यय शब्दों की जहां तक बात है, आप जानते हो अविकारी के अंदर 4 प्रकार के शब्द आते हैं। अविकारी के अंदर, अव्यय या अविकारी के अंदर 4 प्रकार के शब्द आते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, पहला है क्रिया विशेषण। दूसरा होता है संबंध बोधक, संबंध बोधक। एक होते हैं समुच्चय बोधक और एक होते हैं विस्मय बोधक। ये 4 प्रकार के विस्मय बोधक, ये 4 प्रकार के शब्द जो होते हैं ये अव्यय के अंदर आते हैं। और यही अव्यय जब शुरुआत में अव्ययी भाव समास के अंदर दोनों पदों में जब पहला पद अव्यय होता है, इन चारों में से कोई एक होता है, तब वहां अव्ययी भाव समास बनता है। अव्ययी भाव समास की महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा शब्द जो समस्त पदों वाला है वह भी अव्यय का ही कार्य करता है। अर्थात अव्यय के रूप में एक और छोटी सी पहचान आप याद कर सकते हो। अगर कहीं लिखा है प्रति, यथा, भर, आ, अनु, परा, रातों रात, बातों बात या घर घर, अगर ये कहीं आपको दिखाई देता है तो आप कहेंगे वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे प्रतिदिन, जैसे हो सकता है यथाशक्ति, या जैसे हो सकता है भरपेट, या जैसे हो सकता है आजन्म, या हो सकता है अनुरूप, या हो सकता है पराजय। अगर ऐसे शब्द कहीं दिखाई दें तो आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता लग जाएगा कि यहां पर समास होने वाला है आपका अव्ययी भाव समास। पहला समास समाप्त, ये रिवीजन में था, पहले मैंने करा दिया है। दूसरा है तत्पुरुष समास। इसके 2 भेद हैं, व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष के अंदर आते हैं 6 भेद। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, उस प्रकार के सारे जो कर्ता को छोड़ दें और इसको संबोधन को छोड़ दें, तो बीच वाले 6 द्वितीया, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी सब इसी के अंदर होते हैं, यानी कि कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे सर्वप्रिय, सबको प्रिय, वहां सर्वप्रिय के अंदर हमारा कर्म तत्पुरुष है, क्योंकि वहां पर को का लोप हुआ है। सब सर्व को प्रिय यानी कि सभी को प्रिय,
को का हमने लोप कर दिया है और उसको छोटा करके लिख दिया है सर्वप्रिय, तो वहां कर्म तत्पुरुष है। जैसे स्वर्गीय, स्वर्ग को गया हुआ, यानी कि को का लोप करके हमने स्वर्गीय लिख दिया है। जैसे शरणागत, शरण को आगत, को का लोप करके शरणागत, तो यहाँ कर्म तत्पुरुष होगा। ऐसे ही भूख मरा, भूख से मरा, अर्थात कर्ण का जो कर्ण तत्पुरुष होता है इसका प्रसर्ग चिन्ह जो होता है उसकी पहचान, इसमें तो को, कर्म में तो को का लोप होता है, इसके अंदर से का या द्वारा का लोप होता है, से या द्वारा का लोप इसके अंदर होता है। अर्थात भूख से मरा, तब यहां से का लोप होकर हमने लिखा है भूख मरा, तब वहां पर कर्ण तत्पुरुष होगा। बात वही है, द्वितीय पद ही प्रधान होगा, क्योंकि तत्पुरुष के सभी जितने भी ये सब यहाँ लिखे इन सब के अंदर द्वितीय पद प्रधान होगा। लेकिन अगर भेद की बात है तो ये वाला कर्ण तत्पुरुष होगा अगर को का लोप हुआ है, अगर से का या द्वारा का लोप हुआ है तब वहां पर कर्ण तत्पुरुष होगा। जैसे आप लिख सकते हैं तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तो द्वारा का अगर लोप हुआ है तो कर्ण तत्पुरुष है। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, तब हमने के लिए का लोप किया है और हवन सामग्री हमने लिखा है तो संप्रदान तत्पुरुष वहां होगा। या चतुर्थी भी कह सकते हैं, चतुर्थी तत्पुरुष भी एक ही बात है। या तृतीय, तृतीया भी कह सकते हैं, कर्म तत्पुरुष को आप तृतीया तत्पुरुष भी कह सकते हैं, इसको द्वितीय तत्पुरुष भी कह सकते हैं। कर्म तत्पुरुष का दूसरा नाम द्वितीय तत्पुरुष भी हो सकता है। अपादान, पाप से मुक्त, जब अलग होने के अर्थ में यहां था के लिए, इसके अंदर के लिए प्रसर्ग चिन्ह का विलोप होता है और यहां होता है से, ये अलग होने के अर्थ में अपादान, पाप से मुक्त, अगर पाप से मुक्त, पाप से अलग हो गया है तब यहां होता है अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष भी कह सकते हैं। राजा का कुमार, का के की का जब लोप होता है तो होता है संबंध तत्पुरुष। इसी प्रकार पुरुषों में उत्तम है जो, अर्थात पुरुषों में उत्तम, वहां होगा अधिकरण। यहां पर में पेपर का होता है, यहां का के की का लोप होता है और यहां में पे पर, पुरुषों में उत्तम अर्थात अधिकरण तत्पुरुष यहां होगा। ये वाले भेद आपने पहले पढ़ी है। दूसरा भेद था समानाधिकरण तत्पुरुष। इसके लगभग 8 भेद हैं। 8 भेद में से मैं मुख्य रूप से आपको पढ़ाऊंगा 3 भेद, ये वाला, ये वाला, ये वाला और एक हम ये वाला भेद देख लेंगे। आपको सब अलग अलग याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि कौन क्या क्या है। पहला भेद है कर्मधारय, दूसरा है द्विगु, तीसरा है न्याय, चौथा है मध्यम पद लोपी। मैं ये 4 ही कराऊंगा, लेकिन आज जो हम करेंगे वो मुख्य रूप से करेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की अगर बात करें, यह तत्पुरुष का एक भेद है। तत्पुरुष के समानाधिकरण तत्पुरुष का ये एक भेद है कर्मधारय समास। कर्मधारय के अलावा द्विगु, न्याय, मध्यम पद लोपी, उपपद, प्रादि और अलूक, ये भी इसके भेद हैं। एक भेद और है, लेकिन मुझे केवल ये बस 4 ही बताने, 4 से ज्यादा में हमें उलझना नहीं है, क्योंकि हमें इन 4 से ही हमारा काम हो जाएगा। कर्मधारय समास यह विशेष रूप से 4 प्रकार का होता है। कर्मधारय समास के अंदर विशेषण और विशेष्य का संयोग होता है। विशेषण और विशेष्य अर्थात विशेषण जो किसी नाउन या प्रोनाउन या किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेष्य वो जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं, विशेषण वो जिसके द्वारा बता रहे हैं। जैसे काला घोड़ा, तो काला विशेषण है और घोड़ा विशेष्य है। तब यहां हम देख सकते हैं जब विशेषण और विशेष्य का संयोग होता है तो इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। ऐसा जब पहले वाले पद में भी विशेषण हो, बाद वाले में हो विशेष्य, यानी कि विशेषण पूर्व पद, पहला पद विशेषण हो, दूसरा विशेष्य हो। दूसरा प्रकार जब पहला पद विशेष्य हो, बाद वाला विशेषण बन जाए। ये 2 प्रकार। विशेषण उभय पद जब पहले वाले में भी विशेषण हो, बाद वाले में भी विशेषण हो। विशेष्य उभय पद जब विशेष्य पहले वाले में भी हो और बाद वाले में भी हो। ये 4 प्रकार होते हैं। चारों प्रकार आपको याद नहीं करने हैं, समझने के लिए मैंने केवल आपको बताया। इनको बहुत ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई आवश्यकता है, इसलिए आपको केवल एक बार देखना है। अब यहां उपमेय और उपमान का संबंध भी कई बार पाया जाता है। जैसे विशेषण और विशेष्य होता है, वैसे ही उपमान और उपमेय। अब उपमान और उपमेय होता क्या है? उपमेय जिसकी तुलना की जाए और ऐसी चीज जो आपके पास हो, जिसकी तुलना करें वो आपके पास होगी, उसको आप कहते हैं उपमेय। उपमान वो आपके पास नहीं होगा, कहीं दूर होगा और वो एक विशेष वस्तु होगी, विशेष वस्तु होगी जो बहुत प्रसिद्ध होगी, उसको बोलते हैं उपमान। मतलब जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय, जिससे की जाती है वो उपमान। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे नील कमल, यहां आपको मिल गया नील और कमल। नील का मतलब विशेषण है, ये विशेष्य है। पहला विशेषण फिर विशेष्य, तो विशेषण पूर्व पद वाला ये समास है। हालांकि इसको कैटेगराइज करने का, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी यहां विशेषण है। तो नील कमल अर्थात आप इसकी पहचान ऐसे कर सकते हैं, नीला है जो कमल, अर्थात नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। चंद्र है जिसका मुख, अर्थात मुख है जिसका चंद्रमा के समान, चंद्र रूपी मुख भी कह सकते हैं। पीला है अंबर जिसका,
है अंबर जिसका, इस प्रकार से करके आप कैटेगराइज कर सकते हैं। श्वेत है जो पत्र, घन है जिसके श्याम, श्याम रूपी है जिसके घन, या घन रूपी, माफ कीजिएगा, घन रूपी है जो श्याम, उसको बोलते हैं घनश्याम। भव रूपी सागर, चरण रूपी कमल, मुख रूपी अरविंद रूपी मुख, माफ कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं कि अर्थ किस हिसाब से बैठ रहा है। अब उल्टा करेंगे तो अर्थ क्या आएगा, यहां हम अरविंद रूपी मुख या मुख रूपी अरविंद, मुख रूपी अरविंद नहीं हो सकता, मुख रूपी अरविंद मतलब मुख के जैसा फूल कभी नहीं हो सकता, फूल के जैसा मुख हो सकता है। ये आपको जब आप इसको तोड़कर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप गलत हैं कि सही हैं। नीला है जो कमल, कमल है जो नीला, ये यहां आप करेंगे पर्णकुटी, ये एक विशेष प्रकार है। ये उदाहरण मैंने आपको दिए हैं 1 2 3 4 5, अर्थात नील कमल, चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख, पीला है जो अंबर, श्वेत है जो पत्र, और घनश्याम, भव रूपी सागर, चरण रूपी कमल, अरविंद रूपी मुख, पर्ण पत्तों से बनी हुई कुटिया, ये एक विशेष प्रकार है। पत्तों से बनी हुई कुटिया को पर्णकुटी बोलते हैं, और ये आपका कर्मधारय समास में आता है। दही से बना हुआ बड़ा, ये दही बड़ा होता है, ये एक विशेष प्रकार में आता है, और ये मध्यम पद लोपी के अंदर आते हैं। वैसे दोनों ही उदाहरण, मतलब जब मध्यम पदों का हम लोप कर देते हैं उसको मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। लेकिन इसको अगर आपको पहचानना है तो आप इसको कर्मधारय भी कह सकते हैं, अगर, क्योंकि मध्यम पद लोपी समास आपके विकल्प में आएगा नहीं, इसलिए आप इसको कैटेगराइज जो करेंगे कर्मधारय के अंदर ही इसको रखेंगे। आगे चलते हैं, आप देख सकते हैं कुछ और उदाहरण है जिसको आप अभी देखेंगे। उदाहरण है कुछ यहाँ पर जो दिए गए हैं, कुछ उदाहरण विशेष हैं जो आपको विशेष रूप से याद करने हैं कि वो पर्टिकुलर कर्मधारय होते हैं या नहीं। यहां थोड़े से कंफ्यूज करने वाले भी उदाहरण मैं 2-3 आपको दूंगा। पहचान आप कैसे कर सकते हैं, अर्थात आप पहचान करने का तरीका है, पीतांबर जैसे लिखा है, पीत या पीला है जिसका अंबर, या परम है जो ईश्वर, नीला है जो कमल, अर्थात है जो अगर आप लगाएंगे या है जिसका अगर आप लगाएंगे तो आपको अलंकार, आपको समास का पता लग जाएगा। जैसे आप लगा सकते हैं कमल रूपी मुख, या कर्म रूपी फल, गुरु रूपी देवता, यानी गुरु के रूप में जो देवता है, या सतजन यानी कि सच्चा है जो जन, सच्चा है जो इंसान, है जिसका, है जो, या रूपी के रूप में अगर आप इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे तो आप पहचान कर पाएंगे कि कर्मधारय समास है। महत्वपूर्ण बात है, महापुरुष अर्थात महान है जो पुरुष, तो आपको पता लग गया महान है जो पुरुष को आपने लिखा है महापुरुष अर्थात कर्मधारय समास है। पीतांबर पीला है जो अंबर, है जो या है जिसका से अगर आपको अर्थ मिले तो वो आपका कर्मधारय समास होगा। परम है जो ईश्वर अर्थात परमेश्वर, यहाँ पीत जो पीला है वो आपका विशेषण है, यहाँ महान ये भी विशेषण है। आप देखिए विशेषण और विशेष्य का संयोग हो रहा है, कहीं कहीं दोनों विशेषण हैं, कहीं कहीं दोनों विशेष्य हैं, कहीं कहीं पहला विशेषण बाद वाला विशेष्य, कहीं कहीं पहला विशेष्य बाद वाला विशेषण। ये 4 प्रकार की स्थितियां ही हो सकती हैं जो मैंने आपको बताई थी। वो इस समास के प्रकार नहीं है, वो इस समास की 4 अलग अलग स्थितियां हैं। जैसे उपमेय उपमान में भी ऐसा हो सकता है, कई बार उपमेय पहले है बाद में उपमान है, कई बार इसका उल्टा भी हो सकता है। तो वो स्थितियां हैं इसके अंदर जो हो सकती हैं। विशेषण विशेष्य की स्थितियां हैं, विशेषण यहाँ है विशेष्य यहाँ है, विशेषण यहाँ है विशेष्य यहाँ है, यहाँ भी विशेषण है विशेष्य है। अब इसी प्रकार से नील कमल, नीला है जो कमल, परम है जो अणु, देव है जो ऋषि, पुत्र है जो उनके समान, चरण रूपी कमल, रूपी से या चरण है कमल, कमल है चरण जिसके, अर्थात कमल रूपी है जिसके चरण। यहां ये उदाहरण आपको बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों उदाहरण बहुत ध्यान से देखने हैं। ये मैंने यहां कर्मधारय समास के अंदर लिखे हैं, लेकिन ये कर्मधारय समास के एक प्रकार मैंने लिखवाया था जहां दोनों विशेषण हो, शीत और उष्ण दोनों ही अपने आप में, शीतोष्ण जब आप लिखते हैं तो उसको लिखते हैं शीत जमा उष्ण, अर्थात दोनों ही ये विशेषण हैं। दोनों ही विशेषण अगर हैं और इनके बीच में तोड़ते वक्त आप कहें शीत और उष्ण, उस केस में ये द्वंद्व समास होगा, क्योंकि दोनों ही अपने आप में समान रूप से काम कर रहे हैं, दोनों ही प्रधान हैं। लेकिन अगर यहां शीतोष्ण का अर्थ ऐसे लिया गया है, जैसे मैं लाल पीला का एग्जांपल आपको लेकर बताता हूं, अगर लाल पीला के बीच में डैश लगा है और आपको कुछ भी नहीं दिया गया तो आप सीधे इसको द्वंद्व समास लिखेंगे, क्योंकि इसका अर्थ हो गया लाल और पीला। लेकिन ये यहां द्वंद्व समास कब होगा और कब ये कर्मधारय होगा? अगर आपको लाल पीला या शीतोष्ण दिया जाता है तो आप 100% इसको द्वंद्व समास में लिखेंगे, लेकिन समझाने का तात्पर्य ये है कि कर्मधारय समास के अंदर भी ये आते हैं। कैसे आते हैं आप देखिए, अगर मैंने कहा है लाल पीला और इसका अर्थ हो लाल और पीला, अगर बीच में इनका जोड़ते समय शब्द और आ जाए, लाल और पीला, अर्थात लाल भी है
और पीला भी है, दोनों ही चीज हैं, लाल भी है और पीला भी है, तब इसको हम कहेंगे कि लाल अलग है पीला अलग है, दो अलग अलग चीजें हैं। अगर तोड़ते वक्त बीच में और आएगा तब ये यहां पर कर्मधारय समास नहीं होगा। अगर इसको तोड़ते समय और इसके बीच में आए तब तो ये दोनों संज्ञा बन गई, और संज्ञा अगर बनेगी तो ये यहां पर द्वंद्व समास होगा। दोनों अलग अलग प्रधान है, लाल भी और पीला भी। देखिए, वह मुझे देखकर लाल पीला हो गया, इसका मतलब मुझे देखकर लाल पीला होने का मतलब है मुझे देखकर वो रंग बदलने लगा। वहां ना ही लाल का कोई अर्थ है ना ही पीले का कोई अर्थ है, अर्थात मुझे देखकर वो रंग बदलने लगा। इस वाक्य में आप कह सकते हैं वह मुझे देखकर लाल पीला हो गया। इस केस के अंदर अगर लाल पीले का अर्थ केवल लाल पीले के साथ ही है, अलग अलग रंगों में विभाजित नहीं है, उस केस के अंदर ये कर्मधारय समास होगा। लेकिन अगर कह दे कि इस पेड़ पर कुछ लाल पीले फल हैं, अर्थात कुछ फल लाल हैं और कुछ फल पीले हैं, अर्थात लाल और पीले दोनों फल वहां हैं, अर्थात दोनों अलग अलग हैं, उस केस के अंदर यहां द्वंद्व समास होगा। समझिए एक बार फिर, शीत है जो उष्ण, अगर इसका ये अर्थ है तब यहां पर कर्मधारय समास है। और अगर इसका अर्थ शीत और उष्ण है, शीत भी और उष्ण भी, उस केस के अंदर ये द्वंद्व समास होगा। लाल पीला, वह मुझे देखकर लाल पीला हो गया, तब यहां पर समास है यहां पर कर्मधारय। लेकिन अगर इसका अर्थ लाल और पीला है, इस पेड़ पर कुछ लाल पीले फल हैं, अर्थात कुछ लाल हैं और कुछ पीले हैं, उस केस के अंदर ये आपका द्वंद्व समास होगा। लेकिन मेरा फिर भी आपको कहना ये है, अगर ये समास एग्जाम के अंदर दिया जाता है और इसकी व्याख्या उन्होंने करके नहीं दी है, उस केस में आप शीतोष्ण को और लाल पीले को हमेशा हमेशा द्वंद्व समास में ही रखेंगे, भले ही ये कर्मधारय समास के अंदर आता है। अगला है लोह पुरुष। लोह रूपी पुरुष, ये सीधा कर्मधारय। मृग जैसे हैं नयन जिसके, अर्थात मृग नयनी, मुख कमल, मुख रूपी कमल, कर्म रूपी फल, गुरु रूपी देवता, सच्चा है जो जन, प्राण रूपी धन, पर्ण कुटी, पत्तों से बनी हुई कुटिया, दही में डूबा हुआ पड़ा, घन रूपी श्याम और विद्या रूपी धन, ये सारे के सारे कर्मधारय समास हैं। ये दोनों विशेष उदाहरण थे। दही रूपी मध्यम पद लोपी, इसको कर्मधारय बोलते थे, लेकिन है कर्मधारय। मध्यम पद लोपी कर्मधारय, वो ऑप्शन कभी नहीं आता है, संस्कृत में आता है, लेकिन इसको आप कर्मधारय समास के अंदर भी रखेंगे। ये भी एक प्रकार हुआ करता था, जैसे इसके भेद थे, आपके नया समास इसके अंदर आया करता था, उपपद समास इसके अंदर आया करता था, इसके अंदर आया करता था कर्मधारय आता था, द्विगु समास इसके अंदर आता था, नया समास इसके अंदर आता था। इसी प्रकार से ये भी एक भेद था, लेकिन आप याद रखेंगे स्पेशल उदाहरण है पर्णकुटी, दही बड़ा कर्मधारय है, शीतोष्ण और लाल पीले में भी कर्मधारय है, लेकिन किस केस में ये कर्मधारय होंगे वो मैंने आपको बताया है। अधिकतर इसके अंदर द्वंद्व समास ही लिया जाएगा। इसके अलावा उपमेय और उपमान की बात होगी, जिसकी उपमा दी जाती है और जिससे उपमा की जाती है, अगर वो दोनों भी हैं वहां भी द्वंद्व, माफ कीजिएगा, कर्मधारय समास ही होता है। इसके अलावा कर्मधारय समास के अंदर आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको वीडियो को बार बार देखना है। आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।